नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पटेल वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जो कि एमपीपीएससी तथा संविदा वर्ग 3 के ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही अन्य एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्पेस टेक्नोलॉजी से अधिकांश एग्जाम्स में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके लिए या उसके लिए हमारे पास में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में समझेंगे ताकि आप इस टॉपिक से अच्छी तरीके से फेमिलियर हो जाएं और आगे जाकर ये जो शब्द बार बार आएंगे जैसे लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, लॉन्च पैड हो जाएगा, इनसे आप परिचित हो जाएंगे तो आप टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम उपग्रह। सबसे पहले हम उपग्रह के बारे में जानेंगे। देखिए, यदि कोई आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, जैसे पृथ्वी, बुध, मंगल। अब दूसरा, अगर कोई आकाशीय पिंड किसी निश्चित कक्षा में किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा है तो उस आकाशीय पिंड को क्या कहा जाएगा? उपग्रह कहा जाएगा। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, फीवोस हो जाएगा, डीमोस हो जाएगा, गैनीमीड हो जाएगा। तो यदि कोई आकाशीय पिंड किसी निश्चित कक्षा में किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है तो उसे क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। अब उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, यदि प्रकृति में मौजूद कोई आकाशीय पिंड किसी उपग्रह का चक्कर लगाता है तो उसे क्या कहेंगे? हम प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा, फिर फीवोस हो जाएगा, डीमोस हो जाएगा, गैनीमीड हो जाएगा, टाइटन हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि, ये प्राकृतिक उपग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब दूसरा देखिए, जब मनुष्य अपने किसी विशेष उद्देश्य की आपूर्ति हेतु जैसे संचार व्यवस्था हो जाएगा, आपदा प्रबंधन हो जाएगा, भू सर्वेक्षण हो जाएगा, इत्यादि हेतु कृत्रिम रूप से या आर्टिफिशियल रूप से हम एक डिज़ाइन बनाते हैं और उसको जब हम आकाश में प्रक्षेपित करते हैं और जब वह है जैसे पृथ्वी है या मंगल है या किसी भी ग्रह का जब चक्कर लगाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम उपग्रह कहेंगे या आर्टिफिशियल। कुल मिलाकर ये है कि जब किसी आकाशीय पिंड को मनुष्य ने बनाया हो और वह किसी ग्रह का चक्कर लगा रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। तो कृत्रिम उपग्रह वह है जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है और जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है तो उसे कृत्रिम उपग्रह कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आर्यभट्ट हो जाएगा जो कि भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह है, फिर रोहिणी सीरीज हो जाएंगी, जीसैट सीरीज के सैटेलाइट हो जाएंगे तथा कार्टोसैट सीरीज के सैटेलाइट हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमको प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण केंद्र, लॉन्च पैड, मैं चाहूँगा कि आप इनकी अंग्रेजी की जो टर्मिनोलॉजी है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें क्योंकि परीक्षा में कई बार अंग्रेजी के शब्द देवनागरी लिपि में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण केंद्र, लॉन्च स्टेशन और लॉन्च पैड, इन तीनों में क्या अंतर होता है? अभी मैंने बताया था कि जब वैज्ञानिक किसी सैटेलाइट को बनाते हैं तो उस सैटेलाइट को जिस यान के माध्यम से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है उस यान को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जाता है, जो कि चित्र में आप यहाँ पर है, आप देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंडिया का जैसे यहाँ पर लिखा है ASLV, तो ये क्या हो जाएगा? लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। तो वह यान जिसकी मदद से हम किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं उसे लॉन्च व्हीकल कहते हैं। अब लॉन्च पैड क्या होता है वो समझिए। देखिए, जो लॉन्च व्हीकल होता है वो न्यूटन की गति के तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम एवं संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसीलिए उसको सीधा रखा जाना आवश्यक होता है और इस प्रक्षेपण यान को जिस संरचना पर हम सीधा रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? लॉन्च पैड कहा जाता है। तथा इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी
वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की मदद से करते हैं, तो वो सीधी सी बात है वहाँ पर इस फैसिलिटी में कहीं और उपस्थित होते हैं। उस पूरे के पूरे उपक्रम को क्या कहा जाएगा? लॉन्च स्टेशन कहा जाएगा। तो इन तीनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। जिसके माध्यम से हम सैटेलाइट को स्थापित करते हैं वो लॉन्च प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। लॉन्च व्हीकल जिस डिज़ाइन पर स्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्च पैड कहते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया जिस केंद्र में संपन्न होती है वह क्या कहलाएगा? लॉन्च स्टेशन कहलाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रणोदक। प्रणोदक क्या होता है? सामान्य अर्थों में रॉकेट का जो ईंधन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? प्रणोदक कहा जाता है। और यह भी दो प्रकार का होता है, ठोस प्रणोदक और द्रव प्रणोदक, या सॉलिड प्रपल्सन या लिक्विड प्रपल्सन। अब आगे समझते हैं बूस्टर। बूस्टर क्या होता है? देखिए, लॉन्च व्हीकल को पृथ्वी से जब हम अधिक ऊंचाई पर भेजते हैं तो उसमें प्रणोदक अधिक मात्रा में उसके चैम्बर में भरने के लिए हम बूस्टर लगाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि लॉन्च व्हीकल ये हो जाएगा, इसमें अतिरिक्त प्रणोदक को स्थापित करने के लिए या फिट करने के लिए हम बूस्टर लगा देते हैं। तो बूस्टर रॉकेट को अतिरिक्त गति प्रदान करता है एवं अतिरिक्त ईंधन हम बूस्टर के माध्यम से लॉन्च व्हीकल में फिट कर सकते हैं। राइट, तो ये प्रमुख शब्दावलियों के बारे में हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। उपग्रह कक्षा, सैटेलाइट ऑर्बिट। देखिए, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में अच्छे से समझें। देखिए, जो सैटेलाइट ऑर्बिट होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। ऊंचाई के आधार पर अलग प्रकार की होती हैं, जैसे लियो हो जाएगा, मियो हो जाएगा, जियो हो जाएगा और एचईओ हियो हो जाएगा। वहीं अगर हम उनके पृथ्वी पर परिक्रमण के आधार पर देखें तो ये तीन प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा इक्वेटोरियल ऑर्बिट, विषुवतीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा और इंक्लाइंड ऑर्बिट, झुकी हुई कक्षा। इन तीनों में क्या अंतर होता है वो समझिए। देखिए, अगर कोई सैटेलाइट, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सैटेलाइट है, अगर कोई सैटेलाइट उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव के परितः पृथ्वी का घूर्णन करता है, परिक्रमा करता है, तो उस कक्षा को क्या कहा जाएगा? पोलर ऑर्बिट कहा जाएगा। फिर दूसरा, अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी की विषुवत रेखा इक्वेटर के परितः पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उस सैटेलाइट की कक्षा को क्या कहा जाएगा? इक्वेटोरियल ऑर्बिट या विषुवतीय कक्षा कहा जाएगा। राइट। तीसरा, अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर किसी विशेष कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उस सैटेलाइट की कक्षा को क्या कहा जाएगा? इंक्लाइंड या झुकी हुई कक्षा कहा जाएगा। तो ये इन तीनों में अंतर होता है। अगर सैटेलाइट उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक इस तरीके से, अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव इस तरीके से चक्कर लगाता है तो वह ध्रुवीय कक्षा होगी। अगर विषुवत रेखा के परितः चक्कर लगाता है तो वह विषुवतीय कक्षा होगी, भूमध्य रेखा कक्षा होगी। और अगर किसी विशेष कोण पर चक्कर लगाता है तो उसे हम झुकी हुई कक्षा कहेंगे। अब हम ऊंचाई के आधार पर जो कक्षाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। देखिए, तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, देखिए पृथ्वी की सतह से हम जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर किसी सैटेलाइट को स्थापित करेंगे उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। यह तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, और उसके अलावा भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लियो ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए, जब किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की सतह के ऊपर 150 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में स्थापित किया जाता है तो उस सैटेलाइट की कक्षा को क्या कहा जाएगा? लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा, क्योंकि वह पृथ्वी से थोड़ी ही दूर पर उपस्थित होती है। और इसमें भी मुख्य रूप से जो सैटेलाइट होते हैं वो 400 से 500 किलोमीटर की बीच में ही स्थापित किए जाते हैं। हालांकि हम अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग अलग ऊंचाई पर भी उनको स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप ये समझें कि देखिए, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इनकी जो ऊंचाई है वो निर्धारित नहीं है कि फिक्स 300 से लेकर 1500 के बीच में ही लो अर्थ ऑर्बिट होगी। ये हम सामान्य रूप में मानते हैं। ठीक है।
अब लो अर्थ ऑर्बिट होता है तो उसमें जब सैटेलाइट परिक्रमा करता है तो उसको कितना समय लगता है, कितना, 2 घंटे, ये भी आप याद रखें। फिर तीसरा, इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए जब कोई सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होता है तो उससे जब हम सिग्नल भेजेंगे, जैसे आप उदाहरण के तौर पर समझिए, ये सैटेलाइट इतनी दूर है तो यहाँ से सिग्नल को यहाँ तक जाने में और आने में कम समय लगेगा, तो हम उससे कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं। और अगर कोई सैटेलाइट इतनी दूर है तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्नल को जाने में और आने में ज़्यादा समय लगेगा, तो उससे कम्युनिकेशन उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये इसका फ़ायदा हो जाएगा। तो जब कोई सैटेलाइट 150 से लेकर 1500 किलोमीटर के बीच में स्थापित किया जाता है तो उस सैटेलाइट की कक्षा को लो अर्थ ऑर्बिट या लियो कहा जाता है। इसमें सैटेलाइट कुल 2 घंटे, लगभग 2 घंटे में पृथ्वी का परिक्रमण पूरा कर लेता है। और इसका महत्वपूर्ण फ़ायदा ये होता है कि इस कक्षा में हम बेहतर कम्युनिकेशन लिंक स्थापित कर सकते हैं। अगली कक्षा है मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। जाहिर सी बात है, हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऊंचाई को थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है, जैसे जब किसी सैटेलाइट को 5000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर के बीच में स्थापित किया जाता है तो उसकी कक्षा को क्या कहा जाएगा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा। और इस कक्षा में जो सैटेलाइट होता है उसे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 6 घंटे लगते हैं। संभावना है कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएं कि अगर कोई सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में है तो उसको वह अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेता है, 6 घंटे। लो अर्थ ऑर्बिट में है तो लगभग 2 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लो अर्थ ऑर्बिट के अपने एक फ़ायदे हैं, मीडियम के और जियो के कुछ अलग फ़ायदे होते हैं। वो क्या है, देखिए अगर हमको पृथ्वी पर संसाधनों का सर्वेक्षण करना हो तो उसके लिए हम लो अर्थ ऑर्बिट का प्रयोग भी करते हैं और मीडियम अर्थ ऑर्बिट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अंतर ये होता है कि जब कोई सैटेलाइट जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में है तो 2 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और बहुत तेज़ी से ही क्या करेगा, पृथ्वी का घूर्णन करेगा, राइट। तो उससे हम अच्छे तरीके से हो सकता है सर्वेक्षण ना कर सकें, मानचित्रों को ना ले सकें। लेकिन जब कोई ऑर्बिट ज़्यादा ऊंचाई पर है तो उसकी घूमने की जो गति होगी वो भी क्या होगी, धीरे धीरे होगी। तो हम किसी भी क्षेत्र विशेष के जो संसाधन हैं या उस पर निगरानी आसानी से कर सकते हैं। और अगर सैटेलाइट और दूर है तो वो किसी एक विशेष स्थान के ऊपर ही रहेगा, तो वहाँ से चीज़ों को देखना एवं समझना और भी आसान हो जाएगा, राइट। तो मियो अर्थ जो मियो है वो 5000 से लेकर 12000 किलोमीटर के बीच में होती है और इसमें किसी सैटेलाइट को चक्कर लगाने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। अब आ जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसको हिंदी में भू-स्थैतिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। जब किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऊपर लगभग 35,863 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं तो उस सैटेलाइट की कक्षा को क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। और इसमें सैटेलाइट लगभग पृथ्वी का जो घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट, उतने ही समय में सैटेलाइट भी पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, जिस स्पीड से पृथ्वी घूमेगी उसी स्पीड से जो सैटेलाइट है वह भी घूमेगा। तो लगभग अगर जैसे हमने दिल्ली के ऊपर किसी सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है तो वो दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, अंतरिक्ष में रहेगा, दिल्ली के ऊपर ही रहेगा। तो इस कक्षा का एक फ़ायदा है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यह पृथ्वी के ऊपर 36,000 लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और इसमें सैटेलाइट लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। थोड़ी देर बाद में आपको 2 शब्द काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में क्या अंतर होता है, वह भी मैं आपको समझाऊंगा। अब आगे पढ़ते हैं हम हाई अर्थ ऑर्बिट के बारे में। तो सीधी सी बात है, जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ऊपर स्थापित किया जाता है तो उस सैटेलाइट की कक्षा को क्या कहा जाएगा, हाई अर्थ ऑर्बिट कहा जाएगा, राइट। तो इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई सैटेलाइट 150 से लेकर 1500 के बीच में है तो उसकी कक्षा होगी
लियो अगर वह 500 से 5000 से 12000 किलोमीटर के बीच में है तो मियो कक्षा होगी, और सैटेलाइट अगर 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो उसकी कक्षा जियो कक्षा होगी, और अगर उसकी ऊंचाई 36000 से भी ज़्यादा है तो उसकी कक्षा HEO होगी। राइट। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब हम समझेंगे यहाँ पर भूस्थितिक कक्षा में एवं भूतुल्यकालिक कक्षा में क्या अंतर होता है। देखिए, भूतुल्यकालिक कक्षा एवं भूस्थितिक कक्षा पृथ्वी से लगभग 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। तो इन दोनों का जो दूरी होती है, पृथ्वी से जो दूरी होती है वो लगभग बराबर होती है। अंतर केवल किस बात का होता है कि देखिए, जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के किसी विशेष कोण पर झुका हुआ होता है तो उस सैटेलाइट की कक्षा को क्या कहा जाएगा, जियोसिंक्रोनस कहेंगे। राइट। अगर कोई सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से किसी विशेष कोण पर पृथ्वी का घूर्णन कर रहा है तो उसकी कक्षा को हम क्या कहेंगे, जियोसिंक्रोनस कक्षा कहेंगे। इसका कारण एक ये भी है कि देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23 से 1/2 अंश झुकी हुई है, और सैटेलाइट जैसे जैसे उसका चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी सूर्य का क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, तो जैसे जैसे पृथ्वी अपना स्थान परिवर्तित करती है तो यह कोण भी क्या होता है, बदलता जाता है। इसीलिए ये जो सैटेलाइट है ये दिन के किसी विशेष समय पर एक विशेष स्थान से ऊपर देखा जा सकता है। राइट। अब दूसरा हो जाएगा जियो स्टेशनरी। देखिए, जब कोई सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित होता है और वह यदि विषुवत रेखा के परितः पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो उसकी इस कक्षा को क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी कक्षा कहेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे ये विषुवत रेखा के परितः है और 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो एक तो इसका जो समय होगा वो 24 घंटे होगा लगभग, और दूसरी चीज़ ये पृथ्वी के बिल्कुल इस तरीके से क्या करेगा, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वह सैटेलाइट ठीक उसी स्थान पर दिखाई देगा, अर्थात इसमें सैटेलाइट किसी तारे के समान दिखाई देता है। अब सीधी बात याद रखिए कि जियो स्टेशनरी कक्षा में अगर कोई सैटेलाइट होता है तो वह तारे के समान प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी घूमती जाती है लेकिन तारा हमें एक विशेष बिंदु पर ही क्या होता है, दिखाई देता है। तारा नहीं घूमता बल्कि क्या होती है, पृथ्वी घूमती रहती है और इसमें तारे के समान प्रतीत नहीं होता है। तो यहाँ पर आप इस बात से अंतर कर सकते हैं कि अगर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो पृथ्वी से देखने पर वह तारे के समान प्रतीत होता है, अर्थात एक ही जगह पर स्थायी तौर पर दिखाई देगा हर समय। और अगर वह जियोसिंक्रोनस है तो वह दिन के किसी विशेष समय पर ही हमको दिखाई देगा। राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद में हम अगली कक्षा में मिलेंगे और अगली कक्षा में मैं आपको इससे भी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक लॉन्च व्हीकल के बारे में समझाऊंगा। आप इनको पढ़ें, अच्छे से समझें और रिवाइज भी करते जाएं, और इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वह भी बढ़ेगी और एग्जाम्स में आप प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं। थैंक यू।